एक समय की बात है। एक गांव में गिरधर नाम का एक साधारण किसान रहा करता था। उसके परिवार में उसकी दो बेटियां थीं, जिनकी देखभाल वो बहुत लगन से किया करता था। वो दिन रात अपनी बेटियों के लिए मेहनत करता था। अरे गिरधर भाई, कभी आराम भी कर लिया करो। तुम तो दिन रात काम में लगे रहते हो। अरे अपना नहीं तो कम से कम अपनी बेटियों का सोचो। तुम्हें कुछ हो गया तो उनका क्या होगा। अरे तुम तो जानते हो, जब दोनों बेटियां बहुत छोटी थीं तभी उनकी माँ गुजर गई। तब से मैं ही उनकी परवरिश कर रहा हूँ। उनके लिए मैं कभी नहीं थक सकता। इस प्रकार मोहन की बातों को अनसुना करके गिरधर आगे की ओर बढ़ जाता है। वो घर पहुंचता है जहां उसकी बेटियां उसे देखकर हैरान हो जाती हैं, क्योंकि पिता पसीने से लथपथ थे। उनके कपड़ों में कीचड़ लगा हुआ था। अरे पिताजी, आपके कपड़े गंदे हो गए हैं और आपने कैसा हाल बना रखा है। दिन रात खेतों में काम करते हैं। मैंने तो कितनी बार कहा है कि अब हम काम पर जाएंगे, पर आप हमारी बात नहीं सुनते। अरे जब तक मैं जीवित हूँ तुम लोगों को काम पर जाने की जरूरत नहीं है। अब जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी करके अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दूंगा। उसके बाद तो आराम ही करना है। तभी गौरी अपने पिता के लिए पानी लेकर आती है। गौरी गिरधर की छोटी बेटी है और स्वभाव से बहुत ही नटखट। वो जानती है कि अपने ढीठ पिता को कैसे मनाना है। पिताजी, दीदी की शादी करनी है तो कर दीजिए। मैं तो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप कहते हैं कि मैं आपको सबसे अधिक प्रिय हूँ, तो फिर आप मुझे यहाँ से कैसे भेज सकते हैं। इस प्रकार अपनी बेटियों के साथ बातचीत करते हुए गिरधर ने भोजन किया और आराम करने लगा। लेकिन उषा और गौरी को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने सोच लिया था कि अब से वो अपने पिता को इस तरह मेहनत नहीं करने देंगी। पिताजी इस अवस्था में पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी खेतों में हल चलाते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? क्या बात गौरी? देखो, कुछ भी ऐसा मत करना कि पिताजी हमसे नाराज हों। पिताजी के सामने हमारी एक नहीं चलती, ये तो तुम्हें पता ही है। गौरी उषा को एक मटका दिखाती है। अरे, अब तुम मुझे खाली मटका क्यों दिखा रही हो? इसमें तो कुछ भी नहीं है। तुम आखिर क्या करना चाहती हो? ये खाली नहीं है। तुम बस मेरे साथ चलो, जैसा मैं कहूँगी वैसा करना। दोनों बहनें मटके का पानी लेकर घर के पीछे वाले खाली हिस्से में जाती हैं, जहाँ पर पहले से बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं। गौरी ध्यान मुद्रा में बैठ जाती है। अब जो होने वाला है उसे देखकर बिल्कुल मत घबराना। ऐसे सोचो कि इस मटके में पानी है। इस मटके का पानी मेरे ऊपर गिरा दो। मैं एक सुंदर फल के पेड़ में बदल जाऊंगी और तुम जी भर के फल तोड़ लेना। ये तुम क्या कह रही हो? तुम एक इंसान हो, भला तुम पेड़ में कैसे बदल सकती हो? और तुम्हारे पास ये शक्ति कहाँ से आई? प्रश्न मत करो दीदी, जैसा कहा है वैसा करो। फल तोड़ने के बाद फिर से मटके का पानी मेरे ऊपर डाल देना। मैं वापस स्त्री बन जाऊंगी। लेकिन फल ध्यान से तोड़ना, एक भी पत्ती नीचे नहीं गिरनी चाहिए। उषा गौरी की बात मानती है। वो गौरी के ऊपर खाली मटके का पानी गिराती है और देखते ही देखते वो एक सुंदर फल के पेड़ में बदल जाती है। उषा बहुत सावधानी से फल तोड़ती है। टोकरी भर जाने के बाद वो मटके का पानी पेड़ की जड़ में डालती है। पेड़ गौरी के रूप में बदल जाता है। देखा दीदी मेरा कमाल। अब हम इसी प्रकार का कार्य करेंगे। तुमने जो भी सुंदर और मीठे फल तोड़े हैं, हम उसे बाजार में बेच देंगे। उसके बाद हमारे पास पैसे आ जाएंगे और पिताजी को काम नहीं करना पड़ेगा। सब तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे बताओ, तुमने ये कहाँ से सीखा? कहीं तुम किसी तंत्र मंत्र से तो नहीं जुड़ी हो? अगर तुम गलत रास्ते पर जा रही हो तो लौट आओ। अगर मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी तो मेरी ये शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो सकती है।
एक बार पेड़ बनने के बाद मेरा दोबारा इंसान बनना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आज के बाद मुझसे ये प्रश्न कभी मत पूछना। गौरी उषा के किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देती। दोनों फल की टोकरी को लेकर बाजार पहुंचती हैं और फल बेच देती हैं। इसके उन्हें अच्छे पैसे मिलते हैं। इस प्रकार गौरी और उषा ने फल बेचकर धन इकट्ठा किया। आखिरकार उषा और गौरी के फल राजमहल तक पहुँचे। महारानी, आपने ये सुगंधित फल कहाँ से मंगवाए हैं? इसकी खुशबू इतनी ज्यादा अच्छी है कि मैं राज दरबार से यहाँ आ गया। महाराज, अभी इन फलों का स्वाद लीजिए। दासी इन्हें आज ही बाजार से लेकर आई है। मैंने विशेष रूप से आपके लिए मंगवाए हैं। राजा फलों का स्वाद लेते हैं। उन्हें फल बहुत मीठे और अच्छे लगते हैं। राजा ने महारानी से प्रतिदिन यही फल मंगवाने की बात कही। इस प्रकार गौरी और उषा के फल राजमहल तक जाने लगे। ये कोई साधारण फल नहीं है। मुझे पता लगाना होगा कि इस फल का पेड़ कहाँ पर है। आखिर कौन है वो जो इन्हें बाजार में लाकर बेचता है? तभी मंत्री राजा के पास आता है। मंत्री जी, मैं आपको एक गुप्त कार्य देना चाहता हूँ। पहले ये फल लीजिए। महाराज, मैं इस फल से कौन सा गुप्त कार्य कर सकता हूँ? मुझे आज्ञा दीजिए। आपको पता लगाना है मंत्री जी कि ये फल किस पेड़ से आया है। आखिर ये पेड़ कहाँ पर है। इसकी सुगंध और स्वाद बहुत लाजवाब है। ऐसे फल मैंने कभी नहीं खाए। आप भी स्वाद लीजिए और पता लगाइए कि ये कहाँ पर है। राजा का आदेश मानते हुए मंत्री और उसके सैनिक पूरे राज्य में इस सुगंधित फल का पेड़ ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें ये कहीं नहीं मिलता। क्षमा करें महाराज, मैं आपका गुप्त कार्य करने में पहली बार असफल हो गया हूँ, क्योंकि इस फल का पेड़ पूरे राज्य में कहीं पर नहीं है। मंत्री ने राजा को सूचना दे दी, लेकिन फिर भी राजा के मन में प्रश्न खत्म नहीं हो रहे थे। आखिरकार राजा ने एक योजना बनाई। राजा साधारण वेश बनाकर बाजार में जाते हैं और देखते हैं कि दो लड़कियां फल बेच रही हैं। राजा फल खरीदने का नाटक करते हैं। सुनो, तुम्हारे फलों की खुशबू तो बहुत अच्छी है। स्वाद में भी ये बहुत मीठे होंगे। एक बात बताओ, ये फल तुम लोग कहाँ से लेकर आती हो? दरअसल मैं एक व्यापारी हूँ और मैं जानना चाहता था कि। गौरी राजा की बात को बीच में ही काट देती है और बोलती है, यदि आपको ये ताजे और मीठे फल चाहिए तो आपको ये फल हमसे ही खरीदने होंगे। हम आपको नहीं बता सकते कि इसका पेड़ कहाँ पर है। गौरी की बातें सुनकर राजा समझ गया कि गौरी और उषा दोनों कोई रहस्य छुपा रही हैं। राजा मन में योजना बनाता है कि वो स्वयं उनका पीछा करेगा। गौरी और उषा दोनों फल बेचकर घर वापस आ जाती हैं। अगले दिन जब गौरी फल का पेड़ बनती है, तब राजा उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। ये लड़की तो सचमुच बहुत रहस्यमयी है। इसे तो हमारे राजमहल में होना चाहिए। इसकी शक्तियों पर केवल हमारा अधिकार होना चाहिए। यदि ये पेड़ बन सकती है तो इसके पास और भी बहुत सारी शक्तियां होंगी। राजा महल वापस आ जाते हैं और मंत्री से कहकर गिरधर को राज दरबार में बुलवाते हैं। आओ आओ गिरधर, तुम्हें हमसे डरने की आवश्यकता नहीं है। हम तो तुमसे बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। भला एक राजा को मुझ गरीब से क्या काम हो सकता है महाराज? मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ जो दिन रात खेतों में मेहनत करता रहता हूँ। गिरधर, बात कुछ ऐसी है
कि हम विवाह करना चाहते हैं और हमें तुम्हारी छोटी बेटी बहुत पसंद है। यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो क्या वो इस राजमहल की महारानी बन सकती है? गिरधर को राजा की बातें सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। महाराज, कृपया मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं एक बार अपनी बेटी से पूछ लेता हूँ। विवाह के लिए कन्या की सहमति आवश्यक होती है महाराज। इस प्रकार राजा से समय लेकर गिरधर घर जाता है। वो बहुत गुस्से में होता है। उषा और गौरी दोनों अपने पिता के पास आती हैं। अरे तुम दोनों दिन भर कहाँ घूमती रहती हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि घर से बाहर मत जाया करो। वही हुआ, जिस बात का डर था, न जाने मुझ गरीब पर कौन सी विपत्ति आने वाली है। पिताजी, आपको क्या हुआ है? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या हमारी वजह से कुछ हुआ है? हमें क्षमा कर दीजिए। अरे राजा ने विवाह का प्रस्ताव भेजा है, वो भी गौरी के लिए। राजा पहले से विवाहित है, फिर भी न जाने क्यों मेरी बेटी से विवाह करना चाहता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। तभी गिरधर का दोस्त मोहन वहाँ पर आता है। गिरधर मोहन को सारी बात बताता है। देखो गिरधारी, राजा ने स्वयं चलकर प्रस्ताव दिया है, और वैसे भी राजा को न करने का मतलब है बैठे बिठाए मुसीबत मोल लेना। तुम उन्हें हाँ कह दो। अरे तुमको तो पता है, राजा पहले से विवाहित है। गौरी से विवाह करने के पीछे राजा का क्या उद्देश्य होगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। देखो गिरधर, एक राजा की कई पत्नियां होती हैं। तुम्हारी बेटी राजमहल में रानी बनेगी, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। इस प्रकार मोहन के समझाने पर गिरधर राजा और गौरी के विवाह के लिए तैयार हो जाता है। राजा और गौरी का विवाह हो जाता है। राजा गौरी से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। महाराज, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि आपने मुझे विवाह का प्रस्ताव क्यों दिया था। आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? आज आपको बताना ही होगा कि एक गरीब किसान की बेटी से विवाह करने के पीछे आपकी क्या मंशा है। महारानी गौरी, दरअसल मुझे आपके उस रहस्य के विषय में पता चला है कि आप एक साधारण स्त्री होते हुए भी एक पेड़ बन सकती हैं। मैंने स्वयं अपनी आंखों से आपको फल का पेड़ बनते हुए देखा था। उसी दिन मैंने निश्चय किया था कि मैं आपसे विवाह करूंगा। क्या आपको इस रहस्य के विषय में पता है? महाराज, आज तक ये सच केवल मेरी बहन को पता था और अब आप इस रहस्य के भागीदार हैं। लेकिन आप ये बात किसी को मत बताइएगा। ठीक है महारानी, लेकिन उसके लिए आपको मेरी शर्त माननी होगी। आपको मेरे सामने पेड़ बनना होगा। जब भी मेरी इच्छा होगी तब आपको फलों का पेड़ बनकर मुझे प्रसन्न करना होगा। गौरी राजा की बात मान लेती है और इस प्रकार राजा जब भी गौरी से पेड़ बनने की इच्छा प्रकट करते हैं तो वो उन्हें जादुई मटका देती है और पेड़ बनकर दिखाती है। राजा मीठे फलों का स्वाद लेते हैं और गौरी को फिर से स्त्री बना देते हैं। दासी, महाराज कहाँ हैं? कितना समय हो गया, वो मुझसे मिलने नहीं आए। जब से उन्होंने दूसरा विवाह किया है तब से वो मुझसे पहले की भांति प्रेम नहीं करते। उनका सारा समय तो अब छोटी महारानी के साथ बीतता है। ये तो सत्य है महारानी कि छोटी महारानी के आने के बाद आपका महत्व खत्म हो चुका है। आपको कुछ करना चाहिए जिससे आप अपना खोया हुआ सम्मान पा सकें। कहीं ऐसा ना हो छोटी रानी आपको महल से बाहर करा दे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं उस गरीब को इस महल में नहीं रहने दूंगी। मुझे कैसे भी करके उसे यहाँ से निकालना होगा। इस प्रकार महारानी प्रभा के मन में छोटी महारानी गौरी के प्रति बहुत नफरत भर जाती है। एक दिन जब शाही बगीचे में महारानी गौरी ध्यान मुद्रा में बैठती है
और महाराज उसके ऊपर पानी डालते हैं, तब वो पेड़ बनती है। ऐसा करते हुए रानी प्रभा उसे देख लेती है। ये किस प्रकार का रहस्य है? छोटी महारानी के पास इतनी शक्ति है और महाराज को इस विषय में पता है। इसका मतलब महाराज ने इसलिए इस गरीब से विवाह किया। अब मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। एक दिन बड़ी रानी प्रभा गौरी के पास आती है। गौरी, आइए आइए महारानी, आपका स्वागत है। आपको कोई काम था तो आपने मुझे बुला लिया होता। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें अपनी छोटी बहन समझती हूँ, इसलिए तुमसे मिलने चली आई। तुम तो जानती हो हम रानियों का जीवन कैसा होता है। मैं तो महल में अकेली परेशान हो जाती थी, पर अब तुम आ गई हो तो अच्छा लगने लगा है। क्या सचमुच दीदी आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं है? आप ही की तरह मेरी भी एक बड़ी बहन है जो मुझसे बहुत प्रेम करती है। अब दीदी के रूप में आप मुझे मिल गई हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो क्यों ना हम दोनों बहनें कुछ समय बिताएं। चलो हम दोनों जंगल की ओर चलते हैं, वहाँ पर शिकार करेंगे ताकि हमारा मन बहल जाए। ठीक है दीदी, लेकिन इससे पहले हमें महाराज से आज्ञा लेनी चाहिए। यदि वो हमारे साथ चलने को तैयार हो तो और भी आनंद आएगा। महाराज तो इस समय दरबार के कामों में व्यस्त होंगे। चलो हम दोनों चलते हैं। क्या तुम अपनी बड़ी बहन के लिए इतना नहीं करोगी? गौरी वन विहार की तैयारी करने जाती है। तभी उसे मटके का ध्यान आता है। इस मटके को मैं यहाँ नहीं छोड़ सकती, नहीं तो दासियां इसे साधारण मटका समझकर इधर उधर कर देंगी। मुझे इसे अपने साथ लेकर जाना चाहिए। इस प्रकार गौरी रानी प्रभा की बातों में आ जाती है और उनके साथ वन विहार के लिए चल देती है। गौरी अपने साथ अपना जादुई मटका लेकर जाती है। दोनों जंगल में जाते हैं। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर बड़ी महारानी कहती है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और चक्कर भी आ रहे हैं। मैं अधिक समय तक भूखी नहीं रह सकती, अब मुझसे चला नहीं जा रहा है। दीदी आप चिंता मत करो, आप यहाँ पर बैठ जाओ, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, जल तो हमारे पास है। मेरी इच्छा है कि मुझे इस समय एक सुगंधित फल मिल जाए तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। अगर इस समय मुझे खाने के लिए फल नहीं मिला तो निश्चित ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। फल? लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक कोई फल का पेड़ दिखाई नहीं देता है। मैं कैसे आपके लिए फल लेकर आऊं? आप थोड़ी सी हिम्मत कर लीजिए, आगे जाकर शायद हमें कुछ मिल जाए। कुछ करो गौरी, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। फिर सब तुमसे प्रश्न पूछेंगे कि आखिर तुम्हारे रहते हुए बड़ी महारानी को क्या हो गया। तुम्हें महाराज को भी उत्तर देना पड़ सकता है। बड़ी महारानी की बातें सुनकर गौरी घबरा जाती है। तभी वो रानी से कहती है, ठीक है, ये लीजिए जादुई मटका। मैं ध्यान मुद्रा में बैठती हूँ, आप इस मटके से मुझ पर जल डाल दीजिए। मैं एक सुंदर फल के पेड़ में बदल जाऊंगी। आप उस फल को खाकर अपनी भूख मिटा लेना, लेकिन ध्यान रहे उस पेड़ की कोई पत्ती जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। बाद में फिर से इससे जल डालने पर मैं स्त्री बन जाऊंगी। क्या तुम्हारे पास सचमुच कोई ऐसी शक्ति है कि तुम मेरी भूख मिटा सकती हो? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन, तुम बहुत प्यारी हो, तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो। इस प्रकार गौरी ध्यान मुद्रा में बैठती है और बड़ी महारानी उसके ऊपर मटके से जल डालती है। थोड़ी ही देर में गौरी एक फल के पेड़ के रूप में बदल जाती है। आखिर मेरी योजना सफल हो गई। अब मैं तुम्हें कभी स्त्री नहीं बनने दूंगी। तुम पेड़ के रूप में वर्षों तक यहीं पड़ी रहोगी। महारानी पेड़ की पत्तियां तोड़ती है और जमीन पर गिरा देती है। वो पेड़ को नुकसान पहुंचाती है और हंसते हुए वहां से चली जाती है। इतना ही नहीं, वो गौरी का जादुई मटका भी तोड़ देती है। उधर राज दरबार में राजा दोनों रानियों की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। रानी प्रभा, छोटी महारानी कहाँ है? और आप दोनों इस तरह मुझे बिना बताए महल से बाहर क्यों गई थी? उत्तर दीजिए।
अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। जिस गरीब को आप इस नगर की रानी बनाकर लाए थे, वो अपने प्रेमी के साथ चली गई। ये आप क्या कह रही हैं? छोटी महारानी ऐसी बिल्कुल नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकती। ये सत्य है महाराज, हम दोनों जंगल गए थे। वहां पर महारानी ने पहले से अपने प्रेमी को बुला रखा था। मौका मिलते ही उन्होंने मुझे बीच जंगल में छोड़ दिया और अपने प्रेमी के साथ चली गई। इस प्रकार बड़ी रानी प्रभा महाराज को छोटी रानी के विषय में गलत बातें बताती है, जिससे राजा छोटी रानी गौरी से नफरत करने लगते हैं। उधर पेड़ के रूप में गौरी बहुत ज्यादा कष्ट झेल रही थी। एक दिन की बात है, 3 दोस्त संजय, सोहन और रमेश जंगल